हेलो गाइस, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। 10.4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, 10.5 करना है, लेकिन उससे पहले एक होता है ना कि आप इस लेवल तक पहुँचे हो, आपको दूसरे लेवल पे जाना है, तो बीच में एक ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की क्लास वो ब्रिज ही है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर देखो यूनिक वे में क्या है, कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक है, कोई थ्योरम प्रूव नहीं होगी, बट आज की क्लास के जो कंसेप्ट है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि 10.5 ईजिली हो जाएगी समझने के बाद में। ठीक है ना, तो आज की क्लास का आइडिया यही है कि आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक थ्योरम को एक्सप्लेन करूँगा, वो समझ लो। नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें एग्जांपल्स होंगे 10.5 से पहले वाले, और उसके बाद में 2 लेक्चर या 3 लेक्चर मैक्सिमम के अंदर आपकी 10.5 कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टेटमेंट लिखते रहो जो लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये सारे काम आएंगे क्वेश्चन करने में। क्या लिखा हुआ है? इफ़ 2 कोड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड कन्वर्सली मतलब उसका रिवर्स भी अगर आप बोलो, उल्टे वे में बोलो। ठीक है, तो इफ़ 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल। क्या बोल रहा है समझना जरूरी है, क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ठीक है, थ्योरम्स में अप्लाई होगा। 2 कोड्स ऑफ सर्किल, लेट वी हैव अ सर्किल विद सेंटर O। ठीक है, एंड इट हैज़ 2 कोड्स। समझना है, हमें स्टेटमेंट को समझना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल फोकस करके सुनना। मान लीजिए कि सर्किल के अंदर आपकी 2 कोड्स हैं, 2 आर इक्वल, तो लेट AB एंड CD आर द कोड्स। ठीक है, 2 कोड ऑफ सर्किल आर इक्वल, तो हमें गिवन क्या है इसके अंदर कि AB इक्वल टू CD, ये आपको गिवन है। देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क मतलब इस ए बी कोड की अगर मैं बात करूं, सबको भूल जाओ, इतने ध्यान दो। ए बी कोड के लिए आर्क ये वाली हो गई, और सी डी कोड के लिए आर्क ये वाली हो गई। एंड दीज 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि अगर मैं इस आर्क को कट करूं, ए बी को ऐसे, और उठा के सी डी के ऊपर रख दूं, तो एक दूसरे को क्या है, कंप्लीटली कवर कर लेंगे। ये किसका मीनिंग हो गया? कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, तो अगर ये है कि गिवन ये है, तो अगर ये होता है, ठीक है, तो इफ ए बी इक्वल टू सी डी है, दैट मीन्स इम्प्लाइज क्या होगा कि जो ए बी आर्क है ये कॉन्ग्रुएंट होगी किसके? सी डी आर्क के। कॉन्ग्रुएंट बोल दो, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल बोल दो। अगर लेंथ की बात करो तो ए बी का जो लेंथ निकलेगा, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है ए बी का लेंथ, तो इसका लेंथ भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर सी डी का लेंथ। तो दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट होगी, या फिर सिंपल वे में समझना है तो अगर कोड इक्वल होती है तो आर्क भी क्या होती है? इक्वल होती है। पीस सेम कटा है यार, ये पीस के सेम पीस कट किया है अपने इस वे के अंदर, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा? सेम होगा। कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, इसलिए आराम से समझ में आ जाएंगी। तो ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग है। एंड कन्वर्सली क्या बोल रहे हैं कि इफ 2 आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, कि अगर, ठीक है, कन्वर्सली बोल रहा है, तो इफ 2 आर्क यानी ए बी आर्क एंड सी डी आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, और शॉर्ट में समझ सकते हो इस चीज़ को कि ए बी इक्वल टू सी डी, या कॉन्ग्रुएंट का ये मीनिंग भी है। तो अगर ये आर्क इक्वल है तो कोड भी क्या होंगी? इक्वल होगी। देन तो एक सिंपल सी चीज़ थी यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है बुक में है, तो हर स्टेटमेंट का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर ए बी इक्वल टू सी डी ये है, तो ये आर्क भी क्या होंगे? आपस में इक्वल। और अगर आर्क आपस में इक्वल है तो कोड भी क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। आर्क इक्वल तो कोड इक्वल, कोड इक्वल तो आर्क इक्वल। ये बात समझ में आ रही है? इसको नोट कर लेना। राइट, अब बात चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट के ऊपर। नोट करते चलो, एक्सप्लेनेशन जो पार्ट है इसको। कॉन्ग्रुएंट आर्क और इक्वल आर्क लिख दिया ना भाई। कॉन्ग्रुएंट आर्क का मतलब क्या होता है? इक्वल आर्क ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या बोला इसने कि मान लीजिए 2 आर्क है, एक आर्क है आपका ए बी, और एक आर्क है आपका सी डी। ए बी
एंड सी डी, और मान लेते हैं क्या है ये इक्वल है। तो इफ़ ए बी आर्क इक्वल टू सी डी आर्क, अगर ये इक्वल है तो ये आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगी, यानी कि ये आर्क सेंटर पे ये वाला एंगल बनाएगी। इस आर्क ए बी की वजह से कौन सा एंगल बना, सेंटर के ऊपर ये एंगल बना। तो मान लेते हैं ये क्या है आपका x, तो और ये सी डी आर्क की वजह से एंगल बना। इस आर्क ए बी ने तो ये वाला एंगल बना दिया सेंटर पे, ठीक है, और सी डी आर्क ने सेंटर पे ये वाला एंगल बना दिया। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि आर्क की लेंथ इक्वल है, एक थ्योरम टाइप में बन गई। अब बोलोगे सर ये ऐसा क्यों कि आर्क इक्वल है तो एंगल इक्वल क्यों, मन में क्वेश्चन आना चाहिए। बिल्कुल समझते हैं अभी। तो अगर ये है तो इस केस में क्या होगा कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। मन में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि सर आर्क इक्वल तो एंगल कैसे इक्वल। तो ज़रा थोड़ा सा उनका जो मन में है उसको डाउट को क्लियर कर देते हैं। ज़रा ए बी को ज्वाइन कर दो, ज़रा सी डी को ज्वाइन कर दो। अभी हमने क्या पढ़ा था, थ्योरम प्रूव की थी कि अगर कोड का लेंथ इक्वल है तो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा क्या है कि अगर कोड इक्वल है तो आर्क इक्वल है, कोड इक्वल है तो आर्क इक्वल, और आर्क इक्वल है तो कोड इक्वल है। तो अगर इक्वल कोड्स इक्वल एंगल बनाएंगी तो जो दोनों कोड इक्वल है तो एंगल ये भी क्या हो जाएगा, सेम। तो इसका मतलब आर्क भी क्या है, सेम एंगल बनाती है, ठीक है। तो आर्क इक्वल मतलब कोड इक्वल, एक ही बात है वो, ठीक है। इसको नोट कर लो और डायग्राम में ये मेंशन जरूर कर लेना, इससे आपको क्या याद रहेगा ये वाला स्टेटमेंट कैसे बना, राइट। अब नेक्स्ट जो है थ्योरम का स्टेटमेंट करके उसको समझाते हैं आपको अच्छे से। इसको नोट कर लीजिए तब तक। हाँ जी, नेक्स्ट आपकी थ्योरम 10.8 क्या बोल रही है, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना इसको अच्छे से, मज़ेदार भी है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ठीक है। मीनिंग क्या है वो समझ में आना चाहिए। प्रूव बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम इसके प्रूव में नहीं जाने वाले, पहले इसका मीनिंग समझते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, फिर धीरे धीरे करके प्रूव भी बता दूंगा बाद में। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मान लीजिए आपके पास कोई आर्क है ए बी, ठीक है। इस आर्क ने एक एंगल सबटेंड किया, एंगल बनाया किस पे, सेंटर पे। तो मान लीजिए इसने सेंटर पे ये वाला एंगल बना दिया, ठीक है। सेंटर पे क्या बना दिया, ये एंगल बन गया। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट। इट मींस आर्क की बात चल रही है। एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। अच्छा, इसमें कई चीज़ों का मतलब निकलता है, ठीक है, हर वर्ड को पकड़ते हैं। तो सेंटर पे एंगल बनाना था, बना दिया। कह रहा है कि सर्किल के किसी और पार्ट पे एंगल बना रही है, तो सर्किल के रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या है कि आर्क ये तो हो ही गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो हो ही गई आर्क। तो बचे हुए पार्ट का मतलब कि इस ए बी से बाहर का पार्ट देखो तो आपको इस पार्ट की बात कर रहा है। तो इसको क्या बोलोगे आप, रिमेनिंग पार्ट। इसको भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि आर्क तो ये तो आर्क है। तो रिमेनिंग पार्ट मतलब इस ए बी के अलावा जितना भी पार्ट आपको नज़र आ रहा है दैट इज रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ रिमेनिंग पार्ट का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल का मीनिंग क्या है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब कह रहा है कि एंगल बना रहा है रिमेनिंग पार्ट पे, इसका मतलब मान लीजिए कि इस कोड ने रिमेनिंग पार्ट पर एक एंगल ये बनाया,
तो ये वाला एंगल बन गया रिमेनिंग पार्ट पे, ये भी कुछ एंगल बना है और यहाँ कुछ एंगल बना था, तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, सी। ठीक है, क्या मीनिंग निकला उसको समझना अच्छा सा, क्योंकि थ्योरम है, बाद में प्रूव भी करेंगे कि एंगल सबटेंडेड एंगल बन रहा है बाई एन आर्क, आर्क के थ्रू एट द सेंटर, ओके, इज डबल, ये डबल है किसका, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, रिमेनिंग पार्ट सर्किल पे डबल होता है, यानी कि अगर ये x होगा तो ये कितना होगा, 2x होगा। ये बात अच्छे से समझ लेना कि अगर सेम आर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम आर्क की अगर हम बात करते हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो अदर पार्ट पे एंगल कहीं भी बन रहा है। मान लेते हैं इसको करने के लिए कि ये कोई एंगल बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, x। और ये अगली थ्योरम भी आने वाली है, क्या, कि आर्क अगर रिमेनिंग पार्ट पे जितने भी एंगल बनाती है वो सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि सेम आर्क बना रही है। ठीक है, अब कहो सर इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि देखो मान लीजिए ये पॉइंट है आपका D, ओके, समझना, ये पॉइंट क्या है आपका D, तो इस AB आर्क ने ये एंगल बनाया x, तो सेंटर पे क्या होगा, 2x। तो अगर सेंटर पे 2x है तो यहाँ क्या होगा उसका हाफ। ठीक है, तो यही आर्क यहाँ बनाएगी, इसको भूल जाओ ब्लैक वाले को। तो इस आर्क ने सर्कमफेरेंस पे कहीं भी एंगल बनाया, उसका डबल कहाँ होगा, सेंटर पे। तो भाई इस पे जितना भी एंगल बनता है सर्कमफेरेंस पे उसके क्या होते हैं, हाफ। इसका मतलब क्या है, चलो और एक एंगल पकड़ लेते हैं कि मान लीजिए एक एंगल ये है, तो ये भी क्या होगा, x। ठीक है, इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा, 50 डिग्री, ये भी कितना होगा 50 डिग्री, और ये भी कितना होगा 50 डिग्री। ये इस बात का मीनिंग है। मैंने आपको दोनों थ्योरम मिक्स कर दिए, बाद वाली उसका स्टेटमेंट पे लिखता हूँ। ये अभी इतना समझो, सिर्फ ब्लैक वाले फोकस करो या रेड में किसी भी एक को फोकस कर लो, आपका जो मन करे। ठीक है, तो जितना एंगल सेंटर पे बनता है उसका हाफ कहाँ बनता है, सर्कमफेरेंस पे। ऐसे बोल लो या उल्टा बोल लो कि आर्क की वजह से जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनता है उसका डबल कहाँ बनता है, सेंटर पे। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल, सेंटर वाला क्या है, डबल है, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। रिमेनिंग पार्ट यहाँ से यहाँ तक कहीं भी बना लो, जितना बनना पॉसिबल है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। कि मान लीजिए ये आपकी क्या है, आर्क, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। तो सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा, मान लेते हैं कि ये 150 है फॉर एग्जांपल, तो अदर पार्ट पे जो भी एंगल बनेंगे ये कितना होगा, उसका हाफ, 75। ये कितना होगा, सेंटर वाले का हाफ, 75। ये कितना होगा, सेंटर वाले का हाफ, 75। ठीक है, ये कितना होगा, सेंटर वाले का हाफ, 75। ठीक है, और सर्कमफेरेंस पे जितने भी बन रहे रिमेनिंग पार्ट, देखो AB आर्क ये वाली थी, तो रिमेनिंग पार्ट मतलब ऊपर वाला हो गया। ठीक है, और आर्क अगर आप ऊपर वाला कंसिडर करते तो रिमेनिंग पार्ट नीचे वाला हो जाएगा। क्लियर है वाली चीज़। तो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका हाफ यहाँ बनता है सर्कमफेरेंस पे, ये सर्कमफेरेंस पे जो भी एंगल बनता है उसका डबल क्या बनता है, सेंटर पे। और सर्कमफेरेंस पे जितने भी बनते हैं सेम आर्क की वजह से वो सब क्या होते हैं, सेम। जो भी बनते हैं सब क्या होते हैं, सेम। ठीक है, तो ये पॉइंट है, डायग्राम मेंशन करो इस चीज़ को और इसको लिखो। एंड आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट थ्योरम। इंपॉर्टेंट है, काम आएगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, 10.5 में तो अच्छे से समझना है इसको। तो नेक्स्ट थ्योरम जो आपकी बोल रही है उसको मैं मेंशन कर ही देता हूँ। थ्योरम 10.9, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट of a circle are
इक्वल। तो सेम सेगमेंट में जो बन रहे हैं वो सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अगर सेम आर्क की वजह से बने तो ये वाला आपका स्टेटमेंट हो गया पूरा। ठीक है, चलो अब इसका कन्वर्ज भी होता है, वही वाली चीज़। ठीक है ना, चलो अब करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या टॉपिक आ गया नेक्स्ट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखो क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है, अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स। ठीक है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। अब यार एक भी बताओ, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल होता तो क्या बोलते हैं आप, सिंपली क्वाड्रिलेटरल भाई। अब पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड, अब वो कुछ भी हो सकता है, उसमें भी स्पेशल टाइप होते हैं, क्या रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, कुछ भी बन सकता है वो। और यहाँ पे एक नया टाइप आ गया आपके पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल तो होगा, 4 साइड तो होगी, बट कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी, जिसकी वजह से इसका नेम क्या डाला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वो होती क्या है, तो डेफिनेशन लिख लो इस चीज़ की, अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, in which all 4 vertices lie on सर्कल। देखो भाई ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना मत, मैथमेटिक्स है, ठीक है, इतना लाभ होता है मैथमेटिक्स में। तो क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल 4 वर्टिसेस लाई ऑन सर्किल, जिसके चारों वर्टिसेस कहाँ करती हैं, 4 वर्टिसेस किस पे लाई करती हैं, सर्किल पे लाई करती हैं, दैट इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ऑल 4 वर्टिसेस लाई ऑन सर्किल, तो अगर आपने इस तरह से बनाया, मान लो कुछ, चेक करो, ये ए बी सी डी, सर्किल को भूल जाओ एक बार, तो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड दिख रही है आपको इसकी। अच्छा, इसमें ये वर्टिसेस भी सर्किल पे है, ये वर्टिसेस भी सर्किल पे है, दिस इज ऑल्सो ऑन सर्किल, दिस इज ऑल्सो ऑन सर्किल। इसका मतलब ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और देख लो, PQRS, this is also cyclic quadrilateral। ठीक है, थोड़ा सा मिला देना इसको। सो दिस X Y Z W, दिस इज ऑल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस किस पे है, सर्किल पे है। डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो यार, सिंपल चीज क्या निकल के आ रही है, इफ ऑल 4 वर्टिसेस आर ऑन सर्किल देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये स्पेशलिटी है इसके अंदर, एक बार बना लो इसमें से डायग्राम, फिर देखते हैं कि इसके और प्रॉपर्टीज क्या है दैट वी कैन यूज टू सॉल्व क्वेश्चंस, और इसका हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिखो इसको एक बार जल्दी से। तो आपके अब थ्योरम 10.11 और 10.12 में इसका स्टेटमेंट गिवन है, जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो मैं थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, वैसे जनरल बता रहा हूँ। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सम ऑफ
opposite angles is equal to 180 degree. Sum of opposite angles is equal to 180 degree. That means अगर हम इस पे फोकस करें ABCD वाले पे तो आप लिख लीजिए क्या कि A प्लस सी, डायग्राम बनाए होंगे आपने, सबके नीचे लिख लेना, इसमें लिखना एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. अपोजिट एंगल्स जानते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री एज वेल एज सम ऑफ दीज टू. इक्वल नहीं होते, इक्वल नहीं है भाई, इक्वल के हिसाब से मत देखना इनको, एंगल है. ठीक है, जैसे मान लो ये सिंगल टिक ले लेते हैं, डबल टिक ले लो, ट्रिपल टिक ले लो यार, ये 4 टिक ले लो बस. तो A प्लस सी इक्वल टू 180 एंड B प्लस डी इक्वल, कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसके अंदर अभी. ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल क्या होता है 180. दैट मीन्स P प्लस आर अपोजिट एंगल, तो एंगल P प्लस एंगल R एंड एंगल Q प्लस एंगल S, एंगल X प्लस Z एंड एंगल Y प्लस W. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइकिल क्वाड्रिलेटरल, जिसमें क्या होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री. और एक इसका रिवर्स यानी कन्वर्स स्टेटमेंट भी बनता है क्या, कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, if in a quadrilateral sum of opposite angles is equal to 180 degree, then it is called cyclic quadrilateral. कहने का मतलब क्या है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 होगा, और अगर सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 है तो साइक्लिक होगा. उल्टा पकड़ लिया इसको. ठीक है, ये है तो ये होता है, तो ये है तो ये होगा. राइट, सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 तो साइक्लिक, और इफ साइक्लिक तो सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री. दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. कल हम एग्जाम्पल करने वाले हैं एंड देन विल मूव टू एक्सरसाइज. क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे प्रॉपर्टीज़ को. थोड़ा सा ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेना. विल मीट टुमारो.